समय एकदम शांति से बीत रहा था और इसी बीतते समय के साथ कर्तव्य तो रागनी को जानने की पूरी कोशिश करता, लेकिन रागनी वह तो बस ऐसे दिखाई देती कि कोई उसे ये काम जबरन करवा रहा था। उसके दिल में उसे लेकर अभी तक कोई सॉफ्ट फीलिंग आई नहीं थी, जबकि कर्तव्य उसके दिल में कहीं ना कहीं उसे लेकर फीलिंग्स थी। श्रद्धा और रमन और समर के बराबर नजर रागनी पर ही बनी रहती थी। उसके पल पल की अपडेट हेड बॉस को देते थे। एक रोज रागनी कॉलेज के गेट के बाहर निकली ही थी कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और रागनी को पहचानते देर न लगी कि यह कर्तव्य था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और रागनी को देखकर बोला, आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ। नहीं, मेरा ड्राइवर आता ही होगा, आप जाइए। रागनी टालती हुई सी बोली, आओ ना, कहीं और भी चलना है। कहाँ, पता चल जाएगा, आओ तो सही। ठीक है, बोलकर रागनी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही कर्तव्य ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रोड पे दौड़ा दी। कहाँ जा रहे हैं हम, आपने बताया नहीं। कुछ देर बाद रागनी ने फिर से सवाल किया तो कर्तव्य ने, बस खुद देख लेना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, कहा। और उसका पूरा फोकस गाड़ी चलाने में था। हद है, मतलब इतनी अकड़ किस बात की, सही से नहीं बता सकते कि कहाँ जा रहे हैं। हूँ, रागनी मन ही मन झल्लाकर बोली। कुछ देर बाद कर्तव्य ने गाड़ी रोकी और अपनी सीट बेल्ट उतारता हुआ बोला, पहुँच गए, आओ बाहर। ठीक है, बोलकर रागनी भी बाहर आ गई और सामने लगे बोर्ड को पढ़कर उसने असमंजस में कर्तव्य की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर सामने देख रहा था। ये तो एनजीओ है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? इस भागम भाग वाली बिजी सी लाइफ से कुछ पल चुराकर सुकून की सांस लेने के लिए, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और रागनी का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। रागनी उसके साथ चल तो रही थी, पर उसे समझ नहीं आया था कि आखिर वह यहाँ आए क्यों है। कर्तव्य ने सिक्योरिटी गार्ड को अपना एक पास दिखाया जो उसकी पॉकेट में मौजूद था और फिर रागनी के साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही एक बड़ा सा पार्क था जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे और कुछ वृद्धा औरतें वहाँ बैठी हुई बातें कर रही थीं। बच्चों, कर्तव्य थोड़ा तेज आवाज में बोला कि सभी बच्चे कर्तव्य को देख उसकी तरफ दौड़े। कर्तव्य ने अपनी बाहें फैला दी तो सभी बच्चे उससे लिपट गए। भैया, अब की बार आप बहुत दिन के बाद आए हैं, क्यों? उन्हीं में से एक बच्चा बोला तो कर्तव्य वहीं घुटनों के बल बैठा और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, कोलू बेटा, काम था, बस इसलिए देर हो गई। कान पकड़कर, सॉरी, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आप सबसे जल्दी जल्दी मिलने आया करूँगा। अब ठीक है। कर्तव्य की बात सुनकर बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि कर्तव्य अक्सर उनसे मिलने आया करता था। सभी बच्चे घुले मिले हुए थे उससे और एक अलग ही लगाव था उनके बीच। एक अपनापन था और एक दिल का रिश्ता था जिससे वह आपस में जुड़े हुए थे। अब ये क्या है? रागनी खुद में ही बुदबुदाई। कर्तव्य सभी बच्चों के साथ अंदर आंगन में आ गया। कर्तव्य के पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया तो उसने अपनी गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, पुरुषोत्तम, गाड़ी में बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स और चॉकलेट्स हैं। जी भैया, पुरुषोत्तम मुस्कुराकर बोला और उसके हाथ से चाबी लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अरे ओ लल्ला, ये कौन लॉन्डियन के साथ आए? वहीं पर मौजूद एक उम्रदराज सी औरत कर्तव्य के पास आई और रागनी की तरफ इशारा करके बोली। तो कर्तव्य ने रागनी की तरफ देखा जो वही पिलर को पकड़कर खड़ी थी। अम्मा, ये रागनी है, मेरी मंगेतर। कर्तव्य थोड़ा शर्माते हुए बोला, ओह, बड़ी ही सुंदर है, खूब जमेगी दोनों की जोड़ी। वह मुस्कुराकर बोली और कर्तव्य के सिर पर हाथ रख दिया। उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। रागनी, यहाँ आओ। कर्तव्य उसे अपने पास बुलाता हुआ बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं। रागनी मुंह सिकोड़कर बोली और इधर उधर देखने लगी। कर्तव्य आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही वहाँ पुरुषोत्तम आ गया, जिसके हाथ में गिफ्ट्स और चॉकलेट्स भी बच्चों के लिए थी। गिफ्ट्स और चॉकलेट देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। कर्तव्य ने एक एक बच्चे को उसके गिफ्ट और चॉकलेट दी। रागनी बस कर्तव्य को ही देख रही थी, जो काफी खुश लग रहा था सभी बच्चों के साथ। आज उसे खुश देखकर रागनी के चेहरे पर खुद ब खुद एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जिससे वह खुद भी अनजान थी। मैम,
ये अनाथ क्या होता है? अनाथ तुम क्यों पूछ रही हो रागनी बेटा? मैम, वो लड़की बोल रही थी कि मेरे पापा और मम्मी नहीं है तो मैं अनाथ हूँ। अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हारे तो दादाजी हैं ना, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जी मैम, पर मैं अनाथ हुई क्योंकि मेरे पापा मम्मी नहीं है ना। रागनी उदास होकर बोली और बिना अपनी क्लास टीचर की बात सुने वहां से भाग गई। बच्चों की खुशी से चिल्लाने की आवाज़ जब रागनी के कानों में पड़ी तो वह जैसे होश में आई। उसने कर्तव्य को देखा, जो सभी बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट्स खिला रहा था। वह सब चॉकलेट्स खाकर बाहर की तरफ भाग गए। रागनी धीरे से चलकर कर्तव्य के पास आई और अपने घुटनों को मोड़कर उसके सामने बैठ गई। कर्तव्य ने असमंजस में उसकी तरफ देखा। रागिनी ने धीरे से अपने दोनों हाथों को कर्तव्य के घुटनों पर रखा और हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई। वह कर्तव्य की आंखों में देखती हुई धीरे से बोली, मैं भी तो इन सब जैसी हूं ना प्रोफेसर। अनाथ, आप मुझे नहीं खिलाएंगे चॉकलेट? ये बोलते हुए रागिनी की आंखें डबडबा सी गई थीं और गला एकदम रुन चुका था। उसकी बात सुनकर कर्तव्य को महसूस हुआ कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया है। एक टीसी उठी उसके दिल में। उसने अपनी गर्दन हिला दी और एक चॉकलेट का पीस तोड़कर रागिनी को खिला दिया। अब तक बड़ी मुश्किल से रोके आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर लुढ़क गए, जिसे साफ करने के लिए रागिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे सिर हिला दिया। किसने कहा कि तुम अनाथ हो? तुम्हारे पास सब तो है। तुम्हारे पापा तो क्या हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं है, पर तुम्हारे दिल में तो है ना, आज भी जिंदा। दादाजी हैं जो तुम पर जान देते हैं। रहमानी दादी हैं, कितना प्यार करती हैं वो तुमसे। और मैं, मेरा मतलब है कि हम सब कितना प्यार करते हैं तुमसे। तो तुम अनाथ कैसे हुई? हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कर्तव्य बहुत ही नरमी से उसके आंसू साफ कर बोला और प्यार से उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। ये प्यार इसलिए है क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है ना प्रोफेसर, इसलिए शायद। रागनी दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराकर बोली, रागनी, ऐसा नहीं है। हम सब तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम इस प्यार की हकदार हो। तुम प्यारी हो बहुत। आइंदा से ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि कोई नहीं है तुम्हारा। अगर कोई नहीं भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी हो और जिसे मैं अपना मान लेता हूँ उसका साथ। और रागनी का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़कर, हाथ कभी नहीं छोड़ता, किसी भी कीमत पर नहीं। कर्तव्य रागनी की आंखों में देखता हुआ बोला। कहीं ना कहीं रागनी को एक सच्चाई दिख रही थी कर्तव्य की आंखों में। न जाने क्यों, पर आज उसकी कही ये बात रागनी के दिल के किसी कोने में उतरी थी। वह अपलक बस उसे ही देख रही थी। उसे एहसास हुआ था कि उसके पास सब कुछ तो है। कर्तव्य ने उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाया और धीरे से बोला, रागनी। पर रागनी कुछ नहीं बोली। वह तो बस उसे ही देखे जा रही थी। कर्तव्य मुस्कुराया और प्यार से उसके गाल को अपने हाथ से थपथपा दिया, जिससे रागनी अपने होश में आई। क्या? रागनी जल्दी से उठी और मुड़कर खड़ी हो गई। तुम शर्मा रहे हो? कर्तव्य शरारत से उसकी तरफ देखकर बोला। नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी? तो फिर ये तुम्हारे गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल क्यों हो रहे हैं? कर्तव्य उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता हुआ बोला। रागनी के गाल लाल हो चुके थे। ये ये तो गर्मी की वजह से हो गए शायद। ओह गर्मी? ओह, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आओ बच्चों के साथ गर्मी में खेलते हैं। कर्तव्य गर्मी शब्द पर जोर देता हुआ मुस्कुराकर बोला और रागनी को यूं शर्माता हुआ छोड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रागनी ने मुस्कुराकर अपने सिर पर शपथ लगाई और खुद भी उसके पीछे चल दी। जब घर जाने का टाइम आया तो रागनी का मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का। रागनी ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था सभी बच्चों के साथ और कर्तव्य के साथ। और कर्तव्य ने कहा था ना कि इस भागम भाग वाली बिजी सी लाइफ के कुछ पल चुराकर सुकून की सांस ले लेने के लिए। और अब उसे उसकी बात का मतलब समझ आया था।
सच में एक अलग ही सुकून मिला था यहाँ आकर उसे। एनजीओ से निकलकर दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया क्योंकि रागनी को भूख लगी थी, और फिर कर्तव्य ने रागनी को घर छोड़ा। डिनर के समय दिवेश जी हेड ऑफ द फैमिली के चेयर पर बैठे थे और रागनी उनके पास ही बैठकर चुपचाप डिनर कर रही थी। रहमानी जी भी वहीं बैठी हुई अपना खाना खा रही थी। एनजीओ जाकर कैसा लगा बेटा? दिवेश जी बात शुरू करने के इरादे से बोले तो रागनी भी मुस्कुराकर बोली, बहुत मज़ा आया दादाजी, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। और बच्चे? बच्चे तो बहुत ही शरारती हैं। बेशक छोटे हैं, पर वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एकदम वही है। लेकिन सब बहुत ही प्यारे हैं दादाजी। बोलते हुए वह हंस पड़ी। मतलब आज खूब मज़े किए हैं मेरी बच्ची ने? रहमानी जी मुस्कुराकर बोली। तो रागनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक बार फिर वहाँ खामोशी छा गई। सबने डिनर किया और फिर देवेश जी और रागनी दोनों हॉल में आकर बैठ गए। रहमानी जी रसोई में चली गई थी। शादी के बारे में क्या सोचा है रागनी अब? देवेश जी के इस सवाल से रागनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जो जवाब की उम्मीद लिए उसे ही देख रहे थे। दादाजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है तो प्लीज़ ये बार बार और बात बात पर शादी का जिक्र मत किया कीजिए। रागनी चिढ़कर बोली। क्यों नहीं करनी? क्यों का कोई मतलब नहीं होता है दादाजी। बस अभी नहीं करनी है तो नहीं करनी, और अगर आप बार बार यूँ फोर्स करेंगे तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, भाग जाऊंगी। याद रखना आप, फिर ढूंढते रहना, नहीं मिलूंगी कहीं भी। रागनी गुस्से में बोली और वहाँ से उठकर जाने लगी। तो दिवेश जी तुरंत बोले, मैं बात कर रहा हूँ शादी की सुशील से कि वह तुम दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। दादाजी, और मैं तुमसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अब, बस बता रहा हूँ कि जल्द तुम दोनों की सगाई होगी। दिवेश जी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर आगे बोले, और उनकी बात सुनकर रागनी का पारा चढ़ गया। गुस्से में उसने पॉट को उठाया और फर्श पर दे मारा। पलक झपकते ही पॉट के 100 टुकड़े से भी अधिक टुकड़े हो गए थे। कुछ टूटने की आवाज़ से रहमानी जी जल्दी से बाहर आईं। बहुत बार कह चुकी हूँ आपको कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, जिसका मतलब है नहीं करूँगी। और आपको किस बात की जल्दी है? हाँ, जल्दी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूँ, ताकि चैन से मर पाऊँ, दिल में शांति पड़े कि मैंने तुम्हें सही हाथों में सौंप दिया है। आपने फैसला कर लिया है ना कि मेरी शादी अपने फ्रेंड के पोते से करवाएंगे, तो काफ़ी है। आपकी वजह से मैं जल्दी शादी तो नहीं कर सकती ना। जानते हैं कॉलेज में सभी लड़कियां ये कहती हैं कि बीए करके वह आगे पढ़ेंगी, और मैं क्या करूँगी कि शादी करने के बाद इतने बच्चे पैदा करूँगी, मैं ढंग से खुद को नहीं संभाल पाती तो बच्चे क्या खाक संभालूंगी? रागनी गुस्से में बोली। समय सब सिखा देता है, तुम भी सीख जाओगी सब। नहीं सीखना है कुछ, नहीं करनी है शादी। और अगर आपको लगता है कि आप अपने मरने की धमकी देकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवा लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अगर ऊपर वाला आपको अपने पास बुलाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपके मरने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अगर आपको ऊपर वाले के पास जाना है तो चले जाइए। रागनी के मुंह में जो आ रहा था वो वह गुस्से में बोल रही थी, जिसका शायद उसे खुद पता नहीं था। रागनी की बात सुनकर दिवेश जी को धक्का सा लगा। वह बिना पल के झपकाए उसकी तरफ ही देख रहे थे। रागनी, मेरी बच्ची, शांत हो जा, आराम से बात करते हैं ना बेटा। रहमानी जी उसके पास आकर उसे समझाती हुई बोली, लेकिन उसके सिर पर तो गुस्सा सवार था। वह कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ये हर बार यही नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं नहीं मानूंगी इनकी बात। ये कोई नहीं होते मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले। रागनी गुस्से में चिल्ला पड़ी थी और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं कोई नहीं होता उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाला। दिवेश जी कोई से अंदाज में धीरे से बोले। बच्ची है, वो कुछ भी बोल देती है साहब। आप उसकी बात को दिल पर मत लगाइए, मैं समझाऊंगी उसे। रहमानी जी दिवेश जी की आवाज़ में उदासी महसूस कर बोली।
पर वह बिना कुछ कहे वहां से उठे और अपनी छड़ी संभालते हुए अपने कमरे में चले गए। रहमानी जी भी उदास सी कुछ देर वहीं खड़ी रहीं और फिर थके कदमों से रसोई की तरफ बढ़ गईं। आधी रात के करीब रागनी बेड पर लेटी हुई थी, सीलिंग को एकटक देख रही थी। दिवेश जी को कई बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। आंखें नमसी थीं। उसके पास ही रहमानी जी आराम से सो रही थीं। कुछ देर बाद वह धीरे से उठी और अपने स्लीपर्स को पैरों में फंसाकर रूम से बाहर निकल आई। पूरा राठौर हाउस इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। शांति इतनी थी कि उसे खुद के कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और दिवेश जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उनके कमरे के बाहर आकर उसके कदम ठिठक से गए। उनके कमरे की लाइट ऑन थी। वह हैरान हुई। दादाजी अभी तक जाग रहे हैं। एक झिझक के साथ उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, क्योंकि दिवेश जी कभी भी दरवाजे को बंद करके नहीं रखते थे। उनका दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता था। वह अंदर आई तो देखा कि दिवेश जी कुर्सी पर अपना सिर टिकाए कुछ लेटे हुए से थे। वह सिर झुकाए उनके पास आई और फर्श पर बैठकर अपना सिर उनके घुटनों पर रख थोड़ा रुआंसी सी होकर बोली, सॉरी दादाजी, उस टाइम गुस्सा आ गया था तो नहीं समझ आया कि क्या नाप सना बोल गई। सिसकते हुए, आप तो जानते हैं ना दादाजी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरी हर बात, मेरी हर जिद, मेरे नाज नखरे, मेरी हर ज़रूरतें बिना कहे ही पूरी की हैं आपने। आप सब कुछ हो मेरे। गुस्से में कुछ भी बोल गई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई नहीं होते। आप मेरे दादाजी हैं और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भगवान जी को बोल दूंगी कि वो आपको कहीं ना लेकर जाएं। सॉरी दादाजी, माफ़ कर दीजिए अपनी रागनी को। ये बोलते हुए वह फपक पड़ी, क्योंकि अपनी बोली गई बात का उसे बहुत गिल्ट था कि क्यों उसने वैसा बोला। दिवेश जी का हाथ जो कुर्सी के हत्थे पर रखा था अचानक से ढीला होकर हवा में झूल गया। रागिनी ने जब उनके ढीले पड़े हाथ को भीगी पलकों से देखा और फिर धीरे से अपनी नजरें उठाकर दिवेश जी को देखा, जो अधखुली आंखों से उसे देख रहे थे। एक हाथ से अपने सीने को पकड़े वह कुछ बड़बड़ा रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह काफी तकलीफ में है। उनकी यह हालत देखकर रागिनी घबरा कर उठ खड़ी हुई और उनका हाथ पकड़कर उनके गले से बोली, दादाजी, दादाजी, ये आपको क्या हो रहा है? और दिवेश जी की अधखुली आंखें भी अचानक से बंद हो गईं। उसी के साथ रागिनी जोर से चीखी। दादाजी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रागिनी बेंच पर खड़ी थी और लगातार रो रही थी। उसके पास ही बैठी रहमानी जी उसे संभाल रही थी। सामने दीवार से पीठ लगाए कर्तव्य खामोश खड़ा था। असल में रहमानी जी ने ही दिवेश जी के फ़ोन से कर्तव्य को फ़ोन कर बुला लिया था, क्योंकि शायद वह अकेले नहीं संभाल पाती। डॉक्टर्स दिवेश जी का चेकअप कर रहे थे। एक एक पल के साथ रागिनी की घबराहट बढ़ रही थी। वह खुद को कोसे जा रही थी कि सब उसकी गलती थी। अगर वह कुछ नहीं बोलती तो उनकी बात चुपचाप मान लेती तो शायद उन्हें कुछ नहीं होता। आर.डी. दादाजी, वह उनसे लिपट कर सिसक पड़ी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम्हारे दादाजी एकदम ठीक हो जाएंगे। रागिनी के सिर को सहलाती हुई रहमानी जी बोली, क्योंकि वह रागिनी को यूं रोता देख नहीं पा रही थी। बस चुप हो जाओ रागिनी, अभी डॉक्टर देख रहे हैं ना दादाजी को। सब ठीक है, दादाजी को कुछ नहीं होगा। कर्तव्य उसके पास ही बैठ गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, ताकि वह रोना बंद करे, क्योंकि अच्छा तो उसे भी नहीं लग रहा था रागिनी को रोता देख। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आया और उन सबकी तरफ देखकर बोला, क्या आप सब राठौर साहब के साथ हैं? जी, जी मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। अब कैसे हैं वो? क्या मैं उनसे मिल लूँ? रागिनी डॉक्टर को देखकर तुरंत खड़ी हुई और जल्दी से उनके पास आकर बेचैनी से बोली। कर्तव्य और रहमानी जी भी डॉक्टर के पास ही आकर खड़े हो गए थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमें सुबह ही उनका ऑपरेशन करना होगा। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है
इसलिए फ़िलहाल वह बेहोश हैं, तो अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। बाकी आप एक बार सारी फॉर्मेलिटी देख लेना। डॉक्टर दिवेश जी की हालत उन्हें बताते हुए बोले और सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करने के लिए बोल दिया था। डॉक्टर की बात सुनकर रागनी अचानक से लड़खड़ा गई और गिरने को हुई, पर उससे पहले ही कर्तव्य ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रहमानी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। संभालिए खुद को, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ ना हो। बाकी आप भी दुआ कीजिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपनों की दुआ की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर बोले और वहाँ से एक्सक्यूज़ मी बोलकर चले गए। प्रोफेसर, ये डॉक्टर क्या बोलकर गए हैं? वह झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं है ना? रागिनी पागलों की तरह कर्तव्य का कॉलर पकड़कर बेबस सी लाचार सी बोली, जबकि कर्तव्य को समझ नहीं आया कि वह अब कैसे उसे सांत्वना दे। रागिनी, संभालो खुद को, और दादाजी को कुछ नहीं होगा। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वह उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम फिक्र मत करो, और रो तो बिल्कुल भी मत। बस भगवान जी से प्रार्थना करो कि वह दादाजी को जल्दी से ठीक कर दें और हम उन्हें अपने साथ घर लेकर जाएं। कर्तव्य उसे वहां बिठाता हुआ बोला और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। एक बार फिर से रागिनी उससे लिपट कर फपक पड़ी थी, और रागिनी को इस तरह रोता देख कर्तव्य की आंखें भी नम हो चुकी थी। या मेरे खुदा, साहब को कुछ मत होने देना। मेरी बच्ची माँ और बाप दोनों का जाना बर्दाश्त कर गई थी समय के साथ, पर अगर साहब को कुछ हुआ तो शायद वह बर्दाश्त न कर पाए। वह टूट जाएगी। आपने हर बार उसके सब्र का इम्तिहान लिया है, लेकिन इस बार उसे किसी भी आजमाइश में मत डालिए। इस बार उस बच्ची के बारे में सोच लीजिए। रहमानी जी अपने दोनों हाथों को फैलाए ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन बोली। रागिनी रोते हुए कर्तव्य की बाहों में ही सो गई और उसे पता भी नहीं चला। कर्तव्य सूनी आंखों से बस उसे ही देख रहा था। आंसू के निशान उसके गालों पर सूख चुके थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो एक बूंद भी खून न बचा हो उसमें। कर्तव्य का दिल कटकर रह गया था। उसने रागिनी को खुद में ही समेट लिया। सुबह जब उसकी नींद टूटी, खुद को रेस्टिंग एरिया में पाया। वो उठकर बैठ गई और अपनी नज़र दौड़ाकर इधर उधर देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था सिवाय उसके, कि तभी जहन में दिवेश जी का ख्याल कौन गया। वह झट से उठकर खड़ी हुई और जल्दीबाजी में बाहर आई, और उसे सामने से उसकी तरफ ही आता हुआ कर्तव्य दिख सा गया। वह जल्दी से उसके पास आई। उठ गई तुम? चाय कॉफ़ी क्या लोगी? कर्तव्य उसके बालों को अपने हाथों से करीने से करता हुआ बोला। प्रोफेसर, दादाजी। रागिनी उसका हाथ पकड़कर परेशान सी बोली। उसकी आंखों में दिवेश जी के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। ठीक है वो, पर दवाइयों के असर से बेहोश हैं। मैंने बात की है डॉक्टर से, बोल रहे थे कि कुछ देर बाद होश आ जाएगा। कर्तव्य धीरे से बोला। तो वही चलिए ना। रागिनी कर्तव्य की शर्ट को कमर से पकड़कर थोड़ा खींचती हुई बोली। अच्छा ठीक है चलो, कर्तव्य बोला और उसको अपने साथ दिवेश जी के वार्ड में ले आया। वहीं पर रहमानी जी बैठी हुई अल्लाह से दुआ कर रही थी, दिवेश जी की सलामती की। आरडी, रागिनी रुंधे गले से बोली और उनके पास ही फर्श पर बैठ गई और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। उठ गई मेरी बच्ची, चाय नाश्ता कर ले पहले। रहमानी जी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दुलारते हुए बोली। वही रागिनी उनके पल्लू से अपने आंसू साफ करती हुई बोली, जब तक दादाजी एकदम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। बेटा, ऐसे तो तुम्हारी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। कर्तव्य की ओर देखकर, बेटा एक बार रागिनी को कुछ खिला लाओ, वरना इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जी दादी जी, आओ रागिनी मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना है, और ना ही कुछ खाना पीना है। जब तक दादाजी ठीक नहीं होते तब तक कुछ नहीं चाहिए मुझे। रागिनी रहमानी जी को कसकर पकड़कर बोली। रागिनी बच्चा, जिद मत करो और जाओ कर्तव्य के साथ। नहीं, अरे रहने दीजिए रागिनी, अगर कुछ नहीं खाना पीना चाहती है तो क्यों फोर्स कर रही हैं? जब इसका मन होगा तब खा लेगी। कर्तव्य रहमानी जी की तरफ देखकर बोला। ठीक है, रहमानी जी बस इतना ही बोली। एक्सक्यूज मी,
मिस्टर राठौर को होश आ गया है, लेकिन वह घर जाने की जिद पकड़े हुए हैं और ट्रीटमेंट भी नहीं करने दे रहे। एक नर्स बड़ी हड़बड़ी में वहां आकर बोली, दादाजी को होश आ गया। रागनी खुशी से मुस्कुरा उठी और जल्दीबाजी में उनके रूम की तरफ दौड़ लगा दी जहां दिवेश जी को रखा गया था। दादाजी, दादाजी आप कैसे हैं अब? रागनी दिवेश जी के पास आकर फिक्रमंद सी बोली। मुझे घर जाना है। दिवेश जी उठने की कोशिश करते हुए बोले, लेकिन उनके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह खुद से उठकर ही बैठ जाएं, और बोलते वक्त भी उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। नहीं दादाजी, अभी आपको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। अभी आप घर नहीं जा सकते। रागनी उन्हें वापस से लेटाती हुई बोली, लेकिन दिवेश जी ने उसका हाथ झटक दिया था। मुझे घर जाना है, नहीं करवाना कोई इलाज। मरता हूँ तो मर जाने दो, दिवेश जी रूखे स्वर में बोले। दादाजी, उनकी बात सुनकर रागनी का दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। वह फौरन उन्हें टोकते हुए बोली थी और लहजे में नाराजगी उतर आई थी। तुम तो चाहती भी यही हो कि दिवेश जी आगे बोलने लगे थे कि रागनी ने बीच में ही उन्हें रोक दिया था। वह तड़प कर बोली, दादाजी, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर आई एम सॉरी। मेरी गलती है कि मैंने आपको वो सब बोल दिया गुस्से में, पर मेरा दिल ये बिल्कुल नहीं चाहता दादाजी। भगवान आपको 100 साल की उम्र लगाए। जीना ही नहीं है मुझे। दिवेश जी की जुबान अब तुतलाने लगी थी और आंखें भी बार बार बंद हो रही थीं। मैम, हमें फौरन इंजेक्शन देना होगा, वरना इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। एक फीमेल डॉक्टर रागनी की तरफ देखकर बोली। तो दीजिए ना। रागनी अपनी लाल आंखों में नमी लिए चिल्ला पड़ी थी। ये लगाने नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर तुरंत बोली थी, जिसके बाद रागनी ने बेचारगी से दिवेश जी की तरफ देखा था, जिनकी हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही थी। रागनी का दिल तड़प कर रह गया। रहमानी जी और कर्तव्य ने भी दिवेश जी को काफ़ी समझाया था कि वह डॉक्टर को उनका ट्रीटमेंट करने दें, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अगर कोई उनके पास आने की कोशिश भी करता तो वह उसे खुद से दूर धकेल देते। ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं शादी करूं, तो यही होगा। करूंगी मैं शादी। रागनी उनके पास आकर उनका हाथ पकड़कर थोड़ा इमोशनल होती हुई बोली। रागनी की अब सुनकर दिवेश जी ने उसकी तरफ देखा। वही रमानी जी और कर्तव्य, वह दोनों भी रागनी को ही देखने लगे थे। रागनी अपनी हथेली की मदद से अपने आंसू साफ करती हुई आगे बोली, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी, लेकिन आप डॉक्टर्स को मत रोकिए। उन्हें करने दीजिए जो वह कर रहे हैं दादाजी। सच में करोगी तुम शादी? हाँ दादाजी, सच में। ठीक है, तो फिर मुझे अभी की अभी तुम्हारी शादी होते देखनी है। क्या? रागनी चौंक कर बोली, और उसके साथ ही रहमानी जी और कर्तव्य भी चौंक गए थे। हाँ, और जब तक मैं तेरी शादी नहीं देख लेता होते हुए, तब तक मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दिवेश जी अपना फैसला सुनाते हुए बोले, जबकि उनकी बात सुनकर रागनी हैरान परेशान सी नजर आने लगी थी। उसे फिक्र थी अपने दादाजी की, इसलिए उनका दिल रखने के लिए रागनी ने अभी झूठ बोला था कि वह शादी करेगी। सोचा था कि दिवेश जी उसकी हाँ सुनकर अपना ट्रीटमेंट आराम से करवा लेंगे, लेकिन रागनी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि दिवेश जी उसके सामने एक और शर्त रख देंगे। अभी कैसे दादाजी? रागनी अटकते हुए बोली, जबकि दिवेश जी की हालत और बिगड़ रही थी। उनसे बोला अब बिल्कुल भी नहीं जा रहा था और आंखों को भी जबरदस्ती खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और वह उनका साथ न देकर खुद ब खुद बंद हो रही थी। मैम, जल्दी कीजिए, इनकी हालत खराब होती जा रही है। अगर इनको टाइम पर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो ये अपनी जान भी गंवा सकते हैं। डॉक्टर हाथ में पकड़े इंजेक्शन को लेकर दिवेश जी की बेड की तरफ बढ़ती हुई बोली। डॉक्टर की बात सुनकर रागनी और ज्यादा डर गई। वह फौरन कर्तव्य की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, प्रोफेसर, हमें अभी शादी करनी होगी। अभी कैसे रागनी? कर्तव्य उसकी बात सुनकर और ज्यादा चौंक पड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि शादी कोई आम सी बात नहीं होती है कि बोला और हो गई। लेकिन रागनी, वह तो बस आम सी बात ही समझ रही थी।
वह शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे अपने दादाजी की फिक्र थी। जी, अभी के अभी। रागिनी उसे अपने साथ बाहर की तरफ खींचती हुई बोली और कर्तव्य अबाक सा उसे देखता रह गया। हॉस्पिटल के पास में ही मौजूद मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली थी और जब वीडियो कॉल पे उनकी पूरी शादी को होते हुए देखा तब जाकर दिवेश जी ने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने दिया था। उसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी शुरू की थी जिसकी उन्हें इस वक्त सख्त ज़रूरत थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रागनी रहमानी जी से लिपटकर सुबक रही थी। कर्तव्य बाहर गया हुआ था। चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक होगा, साहब एकदम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर्स है ना, रहमानी जी उसे समझाते हुए बोली। लेकिन रागनी चुप ही नहीं हो रही थी और हुई भी कैसे। एक अनचाहा तूफान उसकी जिंदगी से होकर गुजर चुका था। सब कुछ उथल पुथल हो गया था और उसी उथल पुथल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रह गई थी। रागनी, पानी। कर्तव्य वहाँ आया और रागनी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाता हुआ बोला, लेकिन रागनी ने नामे से हिला दिया था। बेटा थोड़ा तो पी ले, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। बेटा अगर तुम ऐसे ही रहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रहमानी जी रागनी के लिए फिक्रमंद होती हुई बोली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दादाजी चाहिए, रागनी रोते हुए बोली। कर्तव्य ने बेबसी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा जिसका रेड बल्ब ऑन था, यानी कि अभी भी सर्जरी चल रही थी। कुछ देर बाद ही सुशील जी और कर्तव्य के पापा यानी रमेश जी वहां पर आ गए थे। कर्तव्य ने फोन करके उन्हें सारी बात बता दी थी कि कैसे उसे और रागनी को जल्दीबाजी में शादी करनी पड़ी। सुशील जी और रमेश जी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो काफ़ी खुश थे। लेकिन मनोरमा जी को जब ये बात पता चली थी, उनका दिल तो जलकर रह गया था। आखिर उनका इकलौता बेटा था और उसको लेकर उनके मन में ढेरों अरमान थे, जो पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। करीब 12 बजे तक उनकी सर्जरी हो गई थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वे खतरे से बाहर हैं। सबने चैन की सांस ली थी। दिवेश जी ठीक है। ये बात सुनकर रागनी को अब अपना दिल काफी हल्का महसूस हुआ था, क्योंकि अभी तक वह गिल्ट में थी कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार वह खुद है, कि अगर वह दिवेश जी को कुछ ना कहती तो शायद ये जो हुआ है वह कुछ भी ना होता। आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थीं। वह धीरे से फर्श पर बैठ गई। अब सब ठीक था, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल चीख चीख कर रोने का कर रहा था। रहमानी जी ने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया था। सुशील जी धीरे से रागनी के पास ही बैठ गए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत बांधते हुए बोले, देखो बेटा, अब सब ठीक है, तो तुम भी किसी चीज़ की चिंता मत करो। हम सब है ना, सब साथ में संभाल लेंगे। सुशील जी की बात सुनकर रागनी ने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी हथेली की मदद से आंसू साफ किए। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सहमति में सिर हिला दिया था। एक हफ्ते बाद ही दिनेश जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और वह घर आ गए थे। दिवेश जी के छोटे बेटे यानी कि नरेंद्र राठौर, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ दिल्ली रहते थे, दिवेश जी की तबीयत का पता लगते ही वह दौड़े दौड़े चले आए थे। जब से दिवेश जी घर लौटे थे, रागनी एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा उनके पास ही रहती थी। रागनी को देखकर अब उनके दिल में संतुष्टि थी, क्योंकि उसने शादी जो कर ली थी। कर्तव्य हर रोज सुशील जी के साथ शाम में आता था। जब से शादी हुई थी तब से ही रागनी और कर्तव्य के बीच कोई बात नहीं हुई थी। कर्तव्य ने भी रागनी को टाइम देने का डिसाइड किया था, क्योंकि शादी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना शायद रागनी के लिए मुश्किल था। एक महीना यूं ही निकल गया। रात का वक्त, राठौर हाउस। नरेंद्र जी दिवेश जी के पास उनके कमरे में ही थे। रागनी दिवेश जी को दवाई देकर अपने कमरे में गई थी। नरेंद्र जी दिवेश जी के पैर हल्के से दबाते हुए बोले, पापा जी क्या सोचा है फिर आपने? किस बारे में? वह धीरे से बोले, चल रहे हैं ना मेरे साथ दिल्ली, और वैसे भी अब रागनी की शादी हो चुकी है। आज नहीं तो कल उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते?
वहाँ पर सब कुछ सेटल है पापा जी, बच्चों की पढ़ाई भी। ऐसे में कैसे हम यहाँ आ सकते हैं? मुझे सुबह तक का वक्त दो, सोचकर बताता हूँ इस बारे में। दिवेश जी धीरे से बोले। कुछ देर बाद बात करने के बाद नरेंद्र जी भी अपने कमरे में चले गए थे सोने, लेकिन दिवेश जी की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। काफी सोचने के बाद आखिर वे अपना फैसला लेकर सो गए थे। अगली सुबह रागनी दिवेश जी को नाश्ता करवा रही थी, जब दिवेश जी ने उसे बताया था कि वह कल अपने छोटे बेटे यानी नरेंद्र राठौर के साथ दिल्ली जा रहे हैं, और शायद हमेशा के लिए। जिसे सुन रागनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि वह दिवेश जी ही थे। जब रागनी के पापा यानी संजय राठौर नहीं रहे थे, तब भी नरेंद्र जी ने उनके सामने दिल्ली आकर रहने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दिवेश जी ने ही उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया था कि वे दिल्ली नहीं जाएंगे। वे रागनी के साथ यहीं मुंबई में ही रहेंगे। और अभी अचानक रागनी को समझ में नहीं आ रहा था, दादाजी, अभी तो आप सही से ठीक भी नहीं हुए, तो आप कैसे जा सकते हैं? और मेरी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो यहाँ से कर रही हूँ। रागनी थोड़ा परेशान होकर बोली, और दिवेश जी ने फौरन उसे टोका था। सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ दिल्ली, तुम यहीं रहोगी क्या? पर मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी दादाजी? रागनी चौंक पड़ी थी। अकेली कहाँ हो? तुम्हारा पति है, सासू माँ है, ससुर जी हैं, और और दादा ससुर जी भी तो हैं। इतने सारे लोगों के रहते तुम यहाँ कहाँ अकेली रही? दिवेश जी बहुत ही सहजता से बोले थे, लेकिन उनकी बातों का मतलब समझते ही रागनी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोलना चाहती थी, लेकिन दिवेश जी की तबीयत का सोचकर वह चुप ही रही, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाए। दादाजी, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ ना? रागनी एक आखिरी कोशिश करती हुई बोली। तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो जहाँ तुम्हारा पति रहेगा वहीं तुम्हें रहना होगा, और जो तुम्हारे पति का घर है, अब से वही घर तुम्हारा है। पर दादाजी, रागनी ने बोलना चाहा, लेकिन दिवेश जी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। कोई बहस नहीं होगी रागनी। शाम तक अपना सारा सामान पैक करो। मैं शाम को ही तुम्हारी विदाई करूंगा। मैंने बुला लिया है कर्तव्य को कि वह शाम को आकर तुम्हें यानी कि अपनी पत्नी को अपने घर ले जाए। दिवेश जी की बात सुनकर रागनी का दिल बेचैन हो उठा, पर वह मजबूर थी दिवेश जी के आगे। नाश्ते के बाद वह अपने कमरे में आ गई और डबडबी आंखों से पूरे कमरे को देखने लगी। कितनी ही यादें थी इस घर के साथ उसकी, उसके पापा की, उसकी मम्मी की, और कुछ सुकून भरी और कुछ प्यार भरी यादें। और अब उसे ये कमरा और ये घर ही छोड़कर जाना होगा। हाँ, शादी हुई थी ना, जिसे वह जानती तक नहीं, अब से उसके साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा उसे। उसका दिल तो चीख चीख कर रोने का कर रहा था। वह बेड पर रौंदे मुंह लेट गई और तकिए में अपना मुंह छुपाकर फपक फपक कर रो पड़ी। वह चीख भी रही थी, लेकिन उसकी आवाज तकिए में ही दबकर रह गई थी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि ऊपर वाला उसे यह दिन भी दिखलाएगा, और आज उसे बहुत ही शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी अपने पापा की और अपनी मम्मी की। हाँ, बेशक वह हमेशा दिखाती थी कि वह उनसे नफरत करती है, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि वह उनसे प्यार पाने के लिए तरसती थी। नफरत नहीं थी, बस गुस्सा था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। पापा के जाने के बाद वह सही से संभल भी नहीं पाई थी कि उसकी मम्मी भी उसे छोड़कर चली गई थी। वह ऐसी राह पर खड़ी थी जब एक बेटी को अपनी माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन उसी वक्त उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, उसके पास नहीं थी। इस चीज़ का गुस्सा था उसके अंदर कि वो भी उन्हें यही महसूस करवाना चाहती थी जो उसने किया था। रागनी बेटा, बाहर से आती रहमानी जी की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वह जल्दी से उठी और बाथरूम में घुस गई। कहाँ गई है लड़की? रहमानी जी अंदर आकर पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाते हुए खुद से ही बोली। तभी उन्हें बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आई, जिससे वह समझ गई कि रागनी जरूर बाथरूम में है। बस वह हल्का सा मुस्कुरा दी और उनका पूरा कमरा जो बिखरा पड़ा था उसे ठीक करने लगी।
लगभग 5 मिनट बाद रागनी बाथरूम से बाहर आई। रहमानी जी उसकी किताबों को एक तरफ इकट्ठा करके रखती हुई बोली, नाश्ता कर लिया? हाँ, रागनी ने बस इतना ही जवाब दिया। क्या हुआ रागनी, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या तू रो रही थी? क्या हुआ मेरी बच्ची, बता मुझे। रहमानी जी ने जब रागनी की तरफ देखा तो वह कुछ परेशान सी हो उठी। उसकी वह सूजी हुई सी लाल आंखें देखकर। मैं ठीक हूँ, ये तो आंखों में कुछ चला गया था, इस वजह से लाल हो गई हैं। आरडी, आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। खैर, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी मेरा सामान पैक करने में? रागनी अपनी नज़र चुराती हुई बोली। हाँ मेरी बच्ची, इसीलिए तो आई थी मैं यहाँ। ला मुझे बता कि कौन कौन सी चीज़ पैक कर दूँ। जी बोलकर वह मेवन से अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब जो भी वह कर रही थी सिर्फ और सिर्फ दिवेश जी के बारे में सोच कर ही कर रही थी। वह उन्हें बस खुश देखना चाहती थी, न कि तकलीफ में। और बस उनकी खुशी के लिए उसने अपना मन कठोर कर लिया था। पर कहीं ना कहीं एक कसक जरूर थी। वही कर्तव्य आज काफ़ी खुश लग रहा था, क्योंकि उसके लिए भी बीता ये महीना बहुत तनावपूर्ण ही रहा था। लेकिन आज जब सुबह सुबह दिवेश जी का फ़ोन आया तो वह एक पल के लिए घबरा गया था कि कहीं फिर से उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। लेकिन जब दिनेश जी से बात हुई और उन्होंने उसे आज रागनी को अपने साथ लेकर जाने का कहा तो उसका दिल किसी फूल की तरह खिल उठा था। उनसे बात करने के बाद कर्तव्य ने अपने दादाजी और मम्मी पापा को भी इस बारे में बताया था। कर्तव्य के दादाजी यानी कि सुशील जी ने भी फरमान सुना दिया था कि रागनी के स्वागत में कोई कमी ना रहे। मनोरमा जी गुस्से में ही सही, लेकिन रागनी के स्वागत की तैयारी में लग गई थी। शाम होने पर कर्तव्य अच्छे से बन ठन कर राठौर हाउस पहुंच गया था, और बन ठन कर आना तो बनता है भाई, आखिर वह दामाद था अब। और उसकी आंखों में बेकरारी थी रागनी को देखने की। खैर, काफी अच्छे से खातिरदारी हुई थी उसकी। कर्तव्य की बेचैनी को समझ दिवेश जी ने आखिर उसके मुंह की बात कह डाली थी। रहमानी जी, जरा रागनी को लेकर आइए नीचे, शायद वह तैयार हो गई होगी। दिवेश जी रहमानी जी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले थे। वह भी मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। 1-2 मिनट ही बीता था कि रहमानी जी की घबराई हुई आवाज़ नीचे बैठे दिवेश जी, नरेंद्र जी और कर्तव्य के कानों में टकराई थी। साहब, रागनी अपने कमरे में नहीं है। रहमानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई परेशान सी घबराई सी बोली। रागनी अपने कमरे में नहीं है? ये बात सुनकर ही दिवेश जी की तो सांसें ही चढ़ने लगी थी। नरेंद्र जी ने तुरंत ही उन्हें संभाला था। वहीं कर्तव्य के माथे पर भी बल पड़ गए थे। रहमानी जी ने जब देखा कि दिवेश जी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से उन्हें पानी दिया था। कहाँ चली गई ये लड़की? पहले ही बोला था कि लंबी सांस लेते हुए, पर नहीं, इसने तो किसी की बात न सुनने का ठेका ले रखा है। दिवेश जी थोड़े गुस्से में बोले। पापा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नरेंद्र जी उनके लिए फिक्रमंद होते हुए बोले, और साथ साथ उनकी पीठ भी सहलाने लगे थे ताकि वह शांत ही रहें। साहब, आप शांत हो जाइए, आ जाएगी, यहीं कहीं ही होगी। रहमानी जी दरवाजे की तरफ देखकर बोली कि उन्हें रागनी आती ही दिख जाए। मैं फ़ोन करके देखता हूँ कि कहाँ है वह, बोलकर कर्तव्य ने अपनी पॉकेट से फ़ोन ही निकाला था। रहमानी जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रागनी, कहाँ गई थी बेटा? कहीं नहीं, बस यहीं थी। रागनी घर के अंदर घुसती हुई बोली। कर्तव्य ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और वहीं खड़ी हो गई। रागनी को देखकर कर्तव्य ने एक चैन की सांस ली थी, वरना तो उसे लगा था कि कहीं रागनी भाग न गई हो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था कि वह किस टाइम क्या कर दे, या उसके मन में किस टाइम क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता है, सिवाय खुद उसके। दिवेश जी की जान में जान आई थी। कहाँ गई थी रागनी तुम? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या भला? नरेंद्र जी उसे डपटते हुए बोले। मैं तो बैकयार्ड में थी, वह उनकी तरफ देखकर बोली।
रहमानी जी, जाइए और रागनी को तैयार कर दीजिए, फिर इन्हें निकलना भी है। वहाँ भी सब इंतजार कर रहे होंगे। दिवेश जी आराम से बोले। तो रहमानी जी उसे लेकर उसके रूम में आ गईं। जानती भी हो कि कितने परेशान हो गए थे हम सब तुम्हारे न मिलने पर। रहमानी जी रागनी को साड़ी पहनाती हुई बोली। मैं कहाँ जाऊंगी आरडी, रागनी उदास होकर बोली। अच्छा ये सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, आपकी ही तो बातें सुन रही हूँ। बेटा देख, अब तेरी शादी हो गई है और आज तू अपने ससुराल भी चली जाएगी। मानती हूँ एकदम से तो नहीं अपना पाओगी, लेकिन यही सच है बेटा कि अब नए रिश्ते जुड़ चुके हैं तुमसे, जिन्हें तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। गुस्से में हमेशा रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि नहीं पता चलता कि हम गुस्से में न जाने क्या बोल जाते हैं, और एक बार अगर मुंह से कोई बात निकल जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। रागनी के कंधे पर साड़ी के पल्लू को रखते हुए। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि तुम ज्यादा गुस्सा ना करो। सबसे प्यार से बात करना और कर्तव्य से भी, क्योंकि तुम मानो या ना मानो वह तुम्हारा पति है। तुम्हें उसके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है, उसके बालों को संवारते हुए। और तुम्हें अपने रिश्ते को बारिश की तरह नहीं बनाना है, बल्कि हवा की तरह बनाना है, क्योंकि एक तेज बारिश के बाद सब धुल जाता है, लेकिन हवा कितनी भी तेज क्यों ना चले, पर रहती हमेशा आसपास ही है, उसके माथे पर बिंदी लगाते हुए। और जानती हो, जब मेरी शादी हुई थी घर वालों की मर्जी से, तो मैंने अपने शौहर को शादी के एक हफ्ते बाद देखा था, और मेरे शौहर ने भी मुझे तभी देखा था। यह सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, बल्कि ज़्यादातर शादियाँ ऐसी ही होती हैं, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। न जाने कितनी ही अरेंज मैरिज होती हैं हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी वही होती हैं। बस समझने की ज़रूरत है, रहमानी जी उसे समझाती हुई बोली। रागनी बड़े ही गौर से उनकी हर एक बात सुन भी रही थी और समझ भी। बातें करते हुए ही रहमानी जी रागनी को तैयार कर रही थी। तुम्हें हर रिश्ते को दिल से निभाना है, अब चाहे वह एक बहू के किरदार में हो या फिर पत्नी के किरदार में, और अपने रिश्ते की शुरुआत अच्छे से करनी है। एक पत्नी, रागनी थोड़ी घबराती हुई बोली। हाँ रागनी, एक पत्नी के रूप में भी तुम्हें अपना रिश्ता निभाना है, और वह भी दिल से। रहमानी जी उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोली। और अब रागनी एकदम चुप हो गई। रहमानी जी उसे काफ़ी बातें समझाने के बाद अच्छे से तैयार कर नीचे ले आई थी। बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो। दिव्येश जी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपना आशीर्वाद देते हुए बोले। वहीं रागनी की आंखें नम हो चली थी। अरे रो क्यों रही, माँ सब अच्छे हैं, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम भी खुश रहोगी वहाँ। दिव्येश जी बोले तो रागनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और अपने आंसू साफ कर लिए थे। रागनी का सामान, दिव्येश जी ने रहमानी जी की तरफ देखकर कहा। तो रहमानी जी ने तुरंत जवाब दिया, साहब गाड़ी में रखवा दिया है। चलो ये तो अच्छा किया, वह मुस्कुराकर बोले और रागनी के सर को थपथपा दिया। रागनी अपना सर नीचे किए वहां बैठी थी। कर्तव्य हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, जो उस मैरून रंग की साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी कि वह नजरें नहीं हटा पा रहा था उसे। एक खूबसूरत सा एहसास हो रहा था उसे, ये सोचकर कि रागनी उसकी बीवी थी। रागनी के गले में पहना मंगलसूत्र और मांग में सजा सिंदूर उसके दिल को गुदगुदा रहा था। रागनी बेटा आओ, दिव्येश जी रागनी को कहीं खोया सा देखकर बोले और उठ खड़े हुए। रागनी ने सुनी आंखों से उनकी तरफ देखा, जो अपना हाथ आगे बढ़ाए उसे ही देख रहे थे। रागनी ने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया और उठ खड़ी हुई। कर्तव्य इधर आओ बेटा, दिव्येश जी ने कर्तव्य को अपने पास बुलाया। तो कर्तव्य भी उनके पास ही आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराकर बोला, जी दादाजी, अब से मेरी बेटी का ख्याल तुम्हें ही रखना है। दिव्येश जी रागनी का हाथ उसके हाथ में रखते हुए बोले। जी दादाजी। कर्तव्य ने रागनी का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और दिव्येश जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कर्तव्य ने जैसे ही रागनी के हाथ को पकड़ा था, रागनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जो बुरा तो बिल्कुल नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली,
ताकि अपनी घबराहट को कम कर सके। अपने दादाजी से दूर जाने का एहसास ही उसकी आंखें बार बार भिगो रहा था। वह बाहर की ओर चलते हुए अपने पूरे घर को डबडबी आंखों से देख रही थी। न जाने कितनी ही यादें थीं यहाँ, और आज वह उन यादों को पीछे छोड़कर जा रही थी। आज उसने अपने दिल को बहुत ही मजबूत किया हुआ था, अपने दादाजी यानी दिवेश जी के लिए। उन्होंने रागिनी को अच्छे से विदा कर दिया। जाते हुए वह उनके सीने से लगकर बहुत रोई थी। बहुत ही मुश्किल से कर्तव्य ने उसे संभाल कर गाड़ी में बिठाया था। पापा जी चलिए, आराम कर लीजिए, नरेंद्र जी दिवेश जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोले। दिवेश जी बिना कुछ कहे उनके साथ ही चल दिए। रहमानी जी भी अपने आंसुओं को साफ कर अंदर आ गईं। जब वह पैदा हुई थी तो सबसे पहले गोद में उन्होंने ही लिया था उसे, अपनी खुद की बेटी समझकर पाला था। और आज उनकी वही छोटी सी रागिनी इतनी बड़ी हो गई थी कि वह अपने ससुराल जा चुकी थी। वो चली गई थी मानो घर की रौनक चली गई थी। सच कहते हैं लोग कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आधे घंटे के करीब कर्तव्य अपने घर पहुंच गया था रागिनी को लेकर। पूरे रास्ते वह एकदम चुप ही रही थी, और रोना तो उसने उसी वक्त बंद कर दिया था जब वह गाड़ी में बैठी थी। वह गाड़ी से बाहर निकला और रागिनी की साइड आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने हाथ को रागिनी के सामने कर दिया। उसने भी थोड़ा झिझकते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया था। उसे यूं झिझकता देख कर्तव्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।